नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो मशहूर किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके एक बहुत ही खास हिस्से चैप्टर 4 पर बात करेंगे। हाँ, ये चैप्टर खास तौर पर सुरक्षित निवेशक मतलब जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होता है उसके लिए एक बेसिक पोर्टफोलियो पॉलिसी कैसे बनाएं उस पर है। और हमारे पास इसका एक डिटेल सार भी है जिसमें ग्राहम के अपने उदाहरण और साथ ही आज के भारतीय बाजार मतलब 2025 के हिसाब से कुछ तुलनाएं भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ग्राम की वो स्ट्रैटेजी समझना जिनसे मतलब कम जोखिम और बिना ज्यादा टेंशन के ठीक ठाक रिटर्न मिल सके। हाँ, खासकर उनके लिए जिनके पास रोज रोज मार्केट देखने का टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले ये सुरक्षित निवेशक होता कौन है, क्या मतलब है इसका? देखिए, सीधे शब्दों में ये वो निवेशक है जिसका पहला गोल होता है अपनी पूंजी बचाना, जो निवेश से जुड़ी टेंशन और ज्यादा मेहनत से बचना चाहता है। अच्छा। और जिसे सट्टेबाजी मतलब स्पेक्यूलेशन के बजाय सेफ्टी और स्टेबिलिटी चाहिए, भले ही रिटर्न थोड़ा कम हो। समझ गई। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए ग्राहम का मूल मंत्र क्या है, मतलब शुरुआत कहाँ से करें? ग्राहम एक बहुत ही सिंपल नियम देते हैं। अपने निवेश को 50% स्टॉक यानी इक्विटी और 50% बॉन्ड या दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में बांट दो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 50-50 सुनने में तो काफी सीधा सा लगता है, लेकिन क्या बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव मतलब कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ग्राहम कहते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर बाजार बहुत महंगा लगे मतलब कीमतें बहुत ज्यादा हों तो स्टॉक का हिस्सा घटाकर 25% तक ला सकते हैं। अच्छा। और बॉन्ड का हिस्सा बढ़ाकर 75% तक। और अगर उल्टा हो, बाजार बहुत सस्ता लगे तो स्टॉक 75% तक और बॉन्ड 25% तक। लेकिन पूरा 100% एक में नहीं? नहीं, कभी नहीं। ये 75-25 की लिमिट्स हैं। सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में डालना उनके हिसाब से ठीक नहीं। ये दिलचस्प है। मतलब इमोशंस में नहीं बहना है, सोच समझकर एडजस्ट करना है। ग्राहम ने अपने टाइम का कोई उदाहरण दिया था इसके लिए? हाँ, उन्होंने 1972 का जिक्र किया था। तब अमेरिकी स्टॉक काफी महंगे थे, तो उन्होंने सलाह दी कि बॉन्ड में ज्यादा पैसा रखो। उनका सिद्धांत था जब बाकी लोग डर रहे हों तब खरीदो। और जब सब लालची हो रहे हो तब सावधान रहो। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे आज मान लीजिए 2025 के भारतीय बाजार पर लगाएं, क्या? आजकल निफ्टी का पीई रेशियो वो करीब 24 से ऊपर है। हाँ, काफी हाई माना जाता है ये तो। तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, हाई पीई अक्सर यही इशारा करता है कि बाजार शायद महंगा है, मतलब कंपनियां अपनी कमाई के मुकाबले महंगी वैल्यू पर हैं। तो ग्राहम के नजरिए से ऐसे में शायद बॉन्ड्स या पीपीएफ या डेट फंड्स में हिस्सा बढ़ाना। शायद 60% तक। हाँ, हो सकता है 60%। और इक्विटी का हिस्सा कम रखना जैसे 40%, ये ज्यादा समझदारी हो सकती है। और गिरावट का इंतजार करना इक्विटी खरीदने के लिए। तो क्या मतलब स्टॉक से एकदम दूर रहें जब बाजार महंगा हो? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। ग्राहम मानते थे कि स्टॉक जरूरी है डिफेंसिव पोर्टफोलियो में भी, क्योंकि लंबे समय में इन्फ्लेशन को तो स्टॉक ही बीट करते हैं ना। हाँ, महंगाई तो बढ़ती ही रहती है। सही। और बॉन्ड क्या करते हैं? वो स्टेबिलिटी देते हैं, गिरावट में सहारा बनते हैं। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। ठीक है, तो स्टॉक रखने हैं, पर कौन से? क्या ग्राहम ने ये भी बताया कि कौन से स्टॉक चुने? उनके कुछ नियम थे? हाँ बिल्कुल। और उनके नियम बहुत सीधे साधे हैं, स्पेकुलेशन से दूर। वो कहते थे कि बड़ी जानी मानी फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों पर ध्यान दो। अच्छा, मतलब ब्लू चिप टाइप? हाँ, कह सकते हैं। कुछ मेन बातें थी। कंपनी का साइज ठीक ठाक हो, लगातार प्रॉफिट कमा रही हो कम से कम पिछले 10 साल से, डिविडेंड दे रही हो लगातार कम से कम 20 साल से। 20 साल डिविडेंड, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, और पीई रेशियो बहुत ज्यादा ना हो। उनके टाइम में वो 15 से कम कहते थे। प्राइस टू बुक रेशियो भी लिमिट में हो, 1.5 से कम। या फिर एक और नियम था कि पीई और पीबी को गुणा करें तो वो 22.5 से कम आए। वाह, काफी सख्त क्राइटेरिया है। आज के हिसाब से देखें तो शायद इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी जैसी पुरानी स्टेबल कंपनियां फिट हो सकती हैं इसमें। हाँ, मुमकिन है। लेकिन जो नई टेक कंपनियां हैं जैसे जोमैटो, पेटीएम वगैरह, जो शायद अभी लगातार प्रॉफिट में नहीं है, वो तो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। ग्राहम के ओरिजिनल नियमों के हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल। उनका जोर फ्यूचर की ग्रोथ पर भारी कीमत चुकाने के लिए बजाय स्थापित प्रदर्शन और सेफ्टी पर था। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम बात है। क्या? निवेशक का अपना बर्ताव, उसका साइकोलॉजी। हाँ, निवेशक मनोविज्ञान। ग्राहम का वो फेमस कोट है ना कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, डर और लालच। बिल्कुल सही कहा।
सबसे अच्छी प्लानिंग भी फेल हो जाती है अगर इन्वेस्टर इमोशंस में बहकर उसे फॉलो ना करे। इसलिए एक प्लान बनाना और उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। और रीबैलेंसिंग का क्या, वो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, मतलब जो भी आपका तय रेशो है 50-50 या जो भी, उसे वापस सही करना। मान लीजिए बाजार बढ़ा और स्टॉक 60% हो गए, तो कुछ स्टॉक बेचकर बॉन्ड खरीदें ताकि वो वापस 50% पर आ जाए। ये काफी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट संक्षेप में देखते हैं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। 50-50 नियम से शुरू करें। साल में एक बार रीबैलेंस करें, बड़ी स्थिर कंपनियां चुनें या फिर इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल करें और अपनी कॉस्ट कम रखें, जैसे ब्रोकरेज फंड की फीस वगैरह। ठीक है, और क्या ना करें? जो स्टॉक आजकल बहुत चर्चा में हैं या नए आईपीओ आ रहे हैं, उनके पीछे न भागे, सारा पैसा एक ही एसेट में न डालें। रोज के मार्केट उतार चढ़ाव पर पैनिक या एक्साइट ना हो, मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और सबसे जरूरी, बिना प्लान के इन्वेस्ट ना करें। बहुत बढ़िया। ग्राहम का जो पूरा दर्शन है वो वाकई धैर्य, क्वालिटी और अनुशासन पर जोर देता है। लगता है इमोशंस पर काबू और प्लान पर टिके रहना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। हाँ, और यही चीज उनके फलसफे को आज भी इतना रिलेवेंट बनाती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ग्राहम के टाइम से मार्केट्स तो बहुत बदल गए हैं। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, स्पीड, सब कुछ कितना अलग है। पर क्या इंसान का मनोविज्ञान, वो डर, लालच, झुंड में चलने की आदत, जो ग्राहम के फलसफे का कोड था, क्या वो वाकई बदला है? सोचने वाली बात है कि उनके सिद्धांत आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कितने फिट बैठते हैं।